हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोग को जी के लिए कुछ प्रॉब्लम वेक्टर से रिलेटेड बात कर रहे हैं रिजल्टेंट और टू वेक्टर में। उसके पहले थोड़ा सा आप एक ध्यान रखिए कि होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि अगर थीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री हो दो वेक्टर के बीच में। जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ए है, तो यह आपको रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है पैरेललोग्राम मेथड से इसके पैरेलल आप बी ले लिए और इसके पैरेलल आप ए ले लिए। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड ए से ही बड़ा होता है और उसका मैग्नीट्यूड बी से ही बड़ा होता है। लेकिन वही अगर मान लेते हैं थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि एक वेक्टर आपका ए हो गया और दूसरा वेक्टर बी हो गया, तो यह मान लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर हो गया इस टाइप की। अब इसके पैरेलल आप एक वेक्टर यह लीजिए, तो यह हो गया आपको बी और यह वेक्टर हो गया ए। तो यहाँ से यह फोटो से देखा जाता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो वैल्यू यहाँ पे होता है वह ए और बी के बीच, देखिए सबसे ज़्यादा इसका लंबाई ज़्यादा है और इसका लंबाई जो है कम है और इसका लंबाई इंटरमीडिएट होता है। तो इसका मतलब यह हो रहा है कि आर का जो वैल्यू होगा ना वह ए और बी के बीच में लाई करेगा। तो इस टाइप के सिचुएशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दो पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। अगर मान लेते हैं कि थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट का वैल्यू जो होता है दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होता है। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है तब रिजल्टेंट का वैल्यू जो होता है वह ए और बी के बीच में लाई करता है। इस बेसिस पे हम बहुत सारा क्वेश्चन बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट हम बात करने जा रहे हैं जी के लिए। मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए हुआ और दूसरा वेक्टर बी हुआ और रिजल्टेंट वेक्टर जो हो गया ये आर हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है ये वेक्टर के साथ और दूसरा बना रहा है बीटा एंगल बना रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो वेक्टर है जिसमें रिजल्टेंट वेक्टर अल्फा और बीटा एंगल बना रहा है। तो कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन को बताइए कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट में हो गया आपको है अल्फा A इक्वल टू बी इफ अल्फा इक्वल टू बीटा। सेकेंड ऑप्शन है A ग्रेटर देन बी इफ अल्फा लेस देन बीटा। और थर्ड ऑप्शन है A लेस देन बी इफ अल्फा ग्रेटर देन बीटा। और डी ऑप्शन में है कांट से इस कंडीशन से कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए इस टाइप के IIT में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और रिजल्टेंट वेक्टर अल्फा और बीटा एंगल बना रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए जब भी आपको रिजल्टेंट वेक्टर अल्फा और बीटा एंगल रिजल्टेंट बना रहा है तो आप सबसे पहले रिजल्टेंट को पैरेललोग्राम मेथड से आप डायगोनल की कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो इसके पैरेलल आप एक वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो यह वेक्टर आपको हो गया बी। अब देखिए यह एंगल अल्फा है, आई वर्टिकल अपोजिट एंगल यह हो गया बीटा। इसका मतलब यह कंडीशन मिल रहा है कि अगर यह दोनों एंगल सेम हो जाता है, अगर अल्फा बीटा सेम हो जाता है तो यह दोनों साइड लेंथ का वैल्यू भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब कि ए और बी बराबर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। मान लेते हैं कि अल्फा का एंगल छोटा हो जाता है। पहला कंडीशन दे लिया है। सेकंड में है कि अल्फा लेस देन बीटा, मैंने बता रहा है कि बीटा का वैल्यू ज़्यादा है। तो बीटा का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक है कि बीटा के सामने का साइड लेंथ ए है तो ए का वैल्यू बी से ज़्यादा होगा। तो आपका यह भी ऑप्शन सही हो जा रहा है। और तीसरा में देखा जा रहा है कि अल्फा का वैल्यू ज़्यादा है। इसमें बता रहा है कि अल्फा ज़्यादा है तो अल्फा के सामने के बी का वैल्यू ज़्यादा होगा, माने ए लेस देन बी होगा। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आपको
तीनों आंसर सही हो जा रहा है। मान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं, कह रहा है कि इफ टू vectors one has magnitude double of other vectors find the angle between two vectors। तो बोला है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल बताइए कि क्या होगा। कह रहा है कि इफ टू वेक्टर्स one has magnitude double of other vector find the angle between vectors if the resultant is perpendicular to the smallest magnitude of vector, वेक्टर। देखिए यही क्वेश्चन रहेगा। जैसे कह रहा है कि टू वेक्टर है, वन हैज मैग्नीट्यूड डबल ऑफ अदर, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इफ रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यह सब क्वेश्चन ऐसे बनाएगा तो बहुत लंबा होगा, आप सिंपल डायग्राम से बनाइए। मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए हुआ, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड x हो गया और दूसरा वेक्टर आपका b हो गया। तो b कह रहा है कि डबल मैग्नीट्यूड में है, तो यह आपका हो गया 2x, यह वेक्टर बन गया 2x। और रिजल्टेंट जो है स्मॉलर मैग्नीट्यूड पे परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका यह हो जा रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर जो यह बन गया, यह स्मॉलर मैग्नीट्यूड पे परपेंडिकुलर हो गया। अब क्या कीजिए कि पैरेललोग्राम मेथड से रिजल्टेंट वेक्टर डायगोनल का काम करेगा, तो इसके पैरेलल आप यह वेक्टर लगा लीजिए और इसके पैरेलल आप यह वेक्टर लगा लीजिए। तो देखिए हमको यह एंगल निकालना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल, यह पूरा एंगल हो गया। ये एंगल हमको निकालना है, तो सपोज किए कि यह एंगल थीटा है, तो हम यह एंगल को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यह एंगल निकालिएगा, तो यह लंबाई x है, तो ये भी लंबाई x हो जाएगा। तो यह एंगल को मान लेते हैं कि अल्फा मान लेते हैं। तो यहां से लिखिएगा x/2x, तो x/2x परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो रहा है, जो साइन अल्फा का काम करता है। तो यहां से अल्फा का वैल्यू निकालिएगा, तो अल्फा का वैल्यू निकालिएगा माने साइन अल्फा हाफ हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसी कारण से जब यह एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये 90 है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 30, इसका मतलब कि 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। क्योंकि आप दूसरे मेथड से बनाते हैं तो यह क्वेश्चन को जो है ना बनाना बहुत दिक्कत पड़ जाता है। अब देखिए मान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, थ्री वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उसका रिजल्टेंट 0 हो रहा है। तो बताना है कि तीनों वेक्टर के बीच में, मतलब कि प्रत्येक दो वेक्टर के बीच में एंगल का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। इफ थ्री वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड their resultant is 0, find the angle, find the angle between two vectors, any two vectors। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल बताना है कि क्या होगा। तो देखिए इधर इस क्वेश्चन को भी आप बहुत जल्दी बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि थ्री वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो मान लेते हैं कि वेक्टर ए हुआ
आई बी हुआ, आई सी हुआ, और तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आप क्या कीजिए कि ट्रायंगल लॉ से बना लीजिए। रिजल्टेंट जीरो हो रहा है, इसका मतलब कि रिजल्टेंट जीरो के मतलब कि अगर वेक्टर यहां से स्टार्ट किया और फिर ऐसे चला और फिर यहीं पे पहुंच गया, इसका मतलब यह हो गया कि एक वेक्टर यह हुआ, दूसरा वेक्टर यह हुआ, तीसरा वेक्टर यह हुआ, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर रिजल्टेंट जीरो तब बोलते हैं जब जिस स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट अगर सेम हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि रिजल्टेंट तीनों वेक्टर का जीरो हो जाता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि यह वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और तीसरा वेक्टर सी है, तो स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम हो रहा है तो इसका रिजल्टेंट जीरो माना जाता है। तो यहाँ पे हो रहा है क्या कि सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ई भी एक्स है, ई भी एक्स है, ई भी एक्स है, इसका मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम आपको पहले बताए थे कि जो वेक्टर में लिया जाता है वह टेल टेल एंगल लिया जाता है या तो हेड हेड लिया जाता है। तो यह एंगल 60 डिग्री का जो बनेगा वह हेड और टेल के बीच का एंगल बन रहा है। तो आपको इस वेक्टर को एक्सटेंड करके यह एंगल लेना पड़ेगा जो 120 डिग्री का काम करेगा, क्योंकि यह 60 डिग्री हो जाएगा। फिर इधर भी बात करेगा तो इसको आगे बढ़ा दीजिएगा तो यह भी एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा तो 120 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि अगर जहां भी थ्री वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है और उसका रिजल्टेंट जीरो है तो किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल जो हो रहा है 120 डिग्री का काम करेगा। उसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, मान लेते हैं कि दो वेक्टर है जिसमें एक का मैग्नीट्यूड जो है x है और दूसरे का मैग्नीट्यूड भी x है और तीसरे का मैग्नीट्यूड जो है किसी 1 से √2x है। आई तीनों का रिजल्टेंट जीरो हो रहा है, तब बताना है कि वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा। तो देखिए हम आपको बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, लेकिन आसान तरीका के लिए आपको ट्रायंगल रूल वैलिड होगा जिसमें आपको हाईली मैथमेटिक्स सोचना पड़ेगा। तो आप इसमें यह सोचिए कि यह तीनों के लेके एक ट्रायंगल तैयार करना है जिसका रिजल्टेंट का वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो रिजल्टेंट का वैल्यू जीरो तो हो जाएगा कि आप जब भी जोड़िएगा तो हेड टेल जोड़ते हुए वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो आप कर लीजिएगा, लेकिन एक ऐसा ट्रायंगल तैयार कीजिए जिसमें यह प्रॉपर्टी को वैलिड करेगा। तो देखिए हम कैसे बना रहे हैं। मान लेते हैं कि एक वेक्टर ये हुआ, ठीक है ना, और दूसरा वेक्टर बी हुआ, तो बी में आपको इस तरह से ले लेना है, ठीक है ना, और तीसरा वेक्टर इस तरह से होगी। देखिए यहां ए और बी यह दोनों की लंबाई सेम मान ले रहे हैं और तीसरा वेक्टर हो गया जिसका लंबाई रूट इतना हो जाएगा, क्योंकि यह 90 डिग्री जब जैसे ही बनेगा तो ऑटोमेटिक है कि इसका लंबाई हो जाएगा एस स्क्वायर करेगा तो √x हो जाएगा। अब देखिए रिजल्टेंट देखिए, ए वेक्टर सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट यहां पर भी जीरो हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का वैल्यू सेम हो रहा है। इसी कारण से आप यहां पे नाम दिया हुआ है तो ऐसा नहीं कि ऑर्डर और वेक्टर के ऑर्डर में रहना कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आप यहाँ पे वेक्टर ए को x मान रहे हैं तो जरूरी नहीं कि b करना है, अगर b इसको मानते हैं तो इसको भी लंबाई x लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मान लेते हैं कि एक वेक्टर ऐसे लेता है तो यह b लेना है, तो b ऐसे लेना है। तो मान लेते हैं कि ये वेक्टर अगर x हो गया और दूसरा वेक्टर भी x हो गया तो तीसरा वेक्टर को ऐसे लेना होगा आपको। तो c इक्वल टू देखिए एस स्क्वायर के रूट अंडर कीजिएगा तो यह हो जाएगा √2x। तो आप जैसे फोटो बनाइए, फोटो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए अब एंगल निकालना है, तो एंगल में देखा जाए तो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। इसको आगे एक्सटेंड कर लीजिएगा तो टेल हो जाएगा। यह एंगल 45 डिग्री का बन रहा है, आई भी एंगल 45 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब कि इसको जब एक्सटेंड कीजिएगा तो यह एंगल जो हो जाएगा 135 डिग्री का हो जाएगा, 135 डिग्री का हो जाएगा। इसको एक्सटेंड कीजिएगा तो यह भी एंगल हो जाएगा 135 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि आपको जो एंगल का ऑर्डर मिलेगा वो 90 हो जाएगा और दो एंगल जो हो गया ना 135
135 डिग्री का हो जाएगा। इस तरह से आप ट्रायंगल मेथड से किसी भी वेक्टर का एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या होगा कि डायग्राम को बनाना जरूरी होगा। डायग्राम बनाइएगा ट्रायंगल, और रिजल्टेंट अगर 0 हो रहा है तब, ठीक है ना। आप इसको दूसरे मेथड से ही बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन और सब मेथड से आपको जो है ना लंबा पड़ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपको बात कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपको दो वेक्टर दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड का सम 18 है, और रिजल्टेंट वेक्टर जो है वह 12 न्यूटन है, 12 यूनिट है। तो जैसे कह रहा है कि द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज 18 न्यूटन एंड रिजल्टेंट 12 न्यूटन। तो फाइंड वेक्टर ए वेक्टर बताना है और आपको बी वेक्टर बताना है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज को कंडीशन देगा, ठीक है ना, इफ रिजल्टेंट जो होगा माने आर जो होगा परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। अब वेक्टर ए को बोल रहा है द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में ए का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वह लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, ठीक है ना। तब बताना है कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा। इस टाइप के कंडीशन है कि द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज 18 न्यूटन, रिजल्टेंट 12 न्यूटन, रिजल्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टू इंडिविजुअल वेक्टर। अब देखिए इसको बनाना है, तो देखिए यह सब बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है जो ट्रिक से आपको डायरेक्ट बना सकते हैं। पहला तो एक इक्वेशन यह आपको बन जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 18 न्यूटन, और दूसरा कह रहा है कि रिजल्टेंट जो वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यहां से आप क्या कर लीजिए कि एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर यह बी हो गया, और रिजल्टेंट वेक्टर यह का काम करेगा जो परपेंडिकुलर है स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पे। तो यहां से यह ले लीजिए, यह आपको वेक्टर हो गया। ये थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिख देते हैं, एक इक्वेशन बन गया ए प्लस बी इक्वल टू 18, और दूसरा इक्वेशन बन रहा है ये ए है बी है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ये भी आपको ए बन गया। तो वहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएगा तो आर जो होगा आर स्क्वायर जो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए आर का वैल्यू देले है 12, तो 12 का स्क्वायर 140, इसको तोड़ सकता है बी माइनस ए और बी प्लस ए, और बी प्लस ए का वैल्यू भी आपको देले है 18। तो 18 को अगर काटेगा तो b माइनस ए, इसका वैल्यू 18 हो जाएगा, तो 144 बाई 18 जो आपको 8 से कट जाएगा। तो इसका मतलब कि b माइनस ए इक्वल टू 18, यह इक्वेशन हो गया सेकेंड, इसको माने थे फर्स्ट। अब देखिए सोल्व हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बात कीजिएगा तो यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसको सोल्व करने के बाद बी कैंसिल हो जाएगा 26, तो आपको ए का वैल्यू हो जाएगा 5 और बी का वैल्यू हो जाएगा 13। ये आंसर हो गया। तो कहने की मेरा मतलब यह है कि आप डायग्राम बना के जो है ना वेक्टर को रिजल्टेंट आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे और कुछ क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहां से 10 न्यूटन के फोर्स इधर लगा और यहां से 30 डिग्री पर 10 न्यूटन के फोर्स, यह एंगल आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री पे 10 न्यूटन के फोर्स इधर लगा है, और फिर यहां से 60 डिग्री पे 10 न्यूटन के फोर्स इधर लगा है। तो इसमें बताना है कि रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट इसको क्वेश्चन को जो है ना प्रोजेक्शन मेथड से लगा के तोड़ेंगे, लेकिन देखिए हम आपको डायरेक्ट एक बता रहे हैं कि जहां भी इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो तो उसके बीच का एंगल सब देख लीजिए। तो यहाँ पर यह हो गया 30 या 90, तो यह एंगल हो गया 120 डिग्री, ये हो गया 60 या 60, तो यहाँ पर भी टोटल ये वेक्टर के बीच का एंगल, यह जो एंगल हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर भी एंगल जो हो रहा है 120 डिग्री का एंगल हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं
कि किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 हो रहा है। तो अभी हम आपको बात किए थे कि जहां भी किसी भी वेक्टर के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है तो उसका रिजल्टेंट 0 होता है। तो यह तीनों फोर्स का रिजल्टेंट का वैल्यू जो हो जाएगा वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अगर आपका यह प्लस क्यू चार्ज है, यह प्लस क्यू चार्ज है, ई भी प्लस क्यू चार्ज है और सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है, इलेक्ट्रॉन को रख दिया गया है, यहाँ पे माइनस ई चार्ज रख दिया गया है। तो बताना है कि उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए इधर यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, और यह नेगेटिव चार्ज है तो इधर यह अट्रैक्ट करेगा और इधर यह अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम है और सबके बीच का एंगल जो है ना 120 डिग्री जा रहा है। तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट का वैल्यू जो हो गया वो 0 हो जाता है। तो कहने के मतलब यह है कि कुछ पॉइंट आपको याद आपको रखना पड़ेगा कि जहाँ भी फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, 120 डिग्री पे हो, तो उसका रिजल्टेंट डायरेक्ट आपको 0 लिखना है। कहीं भी सिचुएशन ऐसा आ जाए तो आपको डायरेक्ट आंसर मारना है। जैसे मान लेते हैं कि एक बॉडी है, एक बॉडी पे जो है ना एक फोर्स इधर लगा रहा है और एक फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल के साथ इधर लगा रहा है और एक फोर्स जो है आपको इधर लगा रहा है। ठीक है ना। आपको एंगल सब दे दिया है, ठीक है ना, एंगल का वैल्यू आपको दे दिया है। मान लेते हैं कि यह फोर्स 30 डिग्री पे है और यह फोर्स वर्टिकल से 60 डिग्री पे है। मान लेते हैं 5 न्यूटन का फोर्स है, ये भी 5 न्यूटन का फोर्स है, ये भी 5 न्यूटन का फोर्स है, और आपको पूछेगा कि बताओ कि रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सिंपल सिचुएशन है कि यह फोर्स और यह फोर्स के बीच का भी एंगल 120 डिग्री है और यह फोर्स के बीच का भी एंगल 120 डिग्री है और इसके बीच का भी एंगल जो है ना 120 डिग्री है। माने किसी भी दो फोर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री हो रहा है, इसी कारण से यहाँ पर भी रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जहां भी आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो यह सब कंसेप्ट लगा के आप डायरेक्ट क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई लेंदी प्रोसेस अप्लाई करने की जरूरी नहीं है। माने जहां भी आपको वेक्टर दिया हुआ है और उसका रिजल्टेंट ये सब निकालना है, कुछ कंडीशन है, तो वेक्टर डायग्राम जो होगा क्वेश्चन को बनाने में आपको ज्यादा सुटेबल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पे रिलेटेड क्वेश्चन बात कराएंगे। ओके बाय।